हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में। ऑलमोस्ट अपना ख़त्म हो ही गया है ना। 170 सेक्शन है, 20 सेक्शन रहते हैं। ट्राई करूँगी इसी क्लास में ख़त्म हो जाए, वरना एक और ले लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो चलते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन का मतलब है कि पार्टी जो है आपको बुलाएगी कोर्ट में और आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सवाल जवाब होंगे, उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन। अब मतलब इन लेमन लैंग्वेज मैंने आपको बताया है। अब 140 क्या कह रहा है? 140 कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि कौन सा विटनेस पहले आएगा, कि मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस पहले आएंगे या डिफेंस विटनेस पहले आएंगे, कैसे पता चलेगा? तो 140 बताता है कि यार या तो बाय लॉ अगर कोई सेट क्राइटेरिया है कि पहले कौन से विटनेसेस आएंगे, या बाय प्रैक्टिसेस, और या ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई लॉ भी नहीं है और कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, तो इस केस में कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि पहले कौन से विटनेस आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्री में पूछा जाता है। उसके बाद है सेक्शन 141 जो बताएंगे एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। चल क्यों नहीं रहा 141 कह रहा है व्हेन आइदर द पार्टी proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant। किस मैटर में वो कैसे अगर एक फैक्ट जो है आप प्रूव कर रहे हो तो वो कैसे रेलेवेंट होगा, ठीक है, कैसे रिलेटेड है वो फैक्ट इन इशू के। एंड द जज शैल एडमिट द एविडेंस इफ ही थिंक दैट द फैक्ट इफ प्रूव्ड वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज। एग्जाम्पल मर्डर ही केस है, लगा लेते हैं, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि इस चाकू से मारा गया था, तो जज पूछेगा कि इस चाकू से मारा गया था, कैसे प्रूव करोगे आप? क्या इस केस पे फिंगरप्रिंट्स हैं, ठीक है, या डिस्कवरी उस टाइम पे हुई थी, या किसी आई विटनेस ने आपको बताया। 100 चीज़ के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे, और जब कोर्ट समझ जाएगा कि हाँ ये अब सही है, यानी कि अब कोई डाउट नहीं बचा, तो कंसीडर कर लिया जाएगा और जो एविडेंस है वो एडमिट हो जाएगा। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन डिसाइड करेगा? जज डिसाइड करेगा, ठीक है। इफ़ द फैक्ट प्रपोजेज टू बी प्रूव्ड इज वन ऑफ विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन द प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट्स, such last mentioned fact must be proved before the evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking। ये कह रहे हैं कि अगर एक फैक्ट प्रूव करना है, उसके लिए उससे पहले दूसरा फैक्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप वो प्रूव करोगे। इसको ऐसे समझो जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करने से पहले क्या बोलेंगे कि वो पर्सन जो है उसकी डेथ हो चुकी है, ये प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि वो अंडरटेकिंग दे रहा है कि मैं उसे जो है बाद में प्रूव कर दूंगा, ठीक है, कि बंदा मर गया, इसका डेथ सर्टिफिकेट है, मैं आपको ला के दे दूंगा, बट इसमें भी टाइम है। तो उस अंडरटेकिंग से अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है कंसीडर कर लेंगे कोर्ट। नेक्स्ट है इफ द रिलेवेंसी ऑफ वन एलिज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अनदर एलिज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव, द जज मे इन डिस्क्रिशन ईदर परमिट द एविडेंस ऑफ फर्स्ट एविडेंस टू बी गिवन बिफोर द सेकेंड फैक्ट इज प्रूव्ड, और रिक्वायर द एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकेंड फैक्ट बिफोर द एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो ये है कि यहाँ पे जो एविडेंस एडमिसिबल ही कब होगा, जब वो प्रीवियस फैक्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों फैक्ट्स अपने आप में डिपेंडेंट है, तो एक की रेलेवेंसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, सही है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट अ रेलेवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन एलिज्ड टू बी डेड, विच स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26, वही है डाइंग डिक्लेरेशन। The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement before the evidence given of the statement, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ प्रपोज टू प्रूव बाय द कॉपी, एक कॉपी से, ठीक है, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट साइड टू बी लॉस्ट। अभी कह रहे हैं ये खो गए हैं, पहले ये बताओ ना ये खो गए हैं या नहीं, इसे प्रूव कर दो, फिर सेकेंडरी एविडेंस दे देना, तो ये भी इसी में फॉल करेगा, सेकेंड में। नेक्स्ट है हमारा ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी स्टोलन, रिसीव करता है स्टोलन प्रॉपर्टी ये जान के कि स्टोलन है। इट इज़ प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइज द पोजेशन। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो पोजेशन नहीं था प्रॉपर्टी का। रेलेवेंसी ऑफ डिनाइल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ये कह सकता है कि या तो आप पोजेशन पहले प्रूव कर दो या पहले आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कोर्ट का डिस्क्रिशन है, या तो उनके ऊपर छोड़ दिया, या उन्हें बोला कि पहले या तो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर दो या नहीं तो वो पोजेशन। इट इज़ प्रपोज टू प्रूव अ फैक्ट ए विच इज़ said to have been the cause or the effect of the fact in issue. There are several intermediate facts B, C and D which must be shown to exist before the fact A can be regarded as a cause or effect of the simple AV.
द कोर्ट में ईदर परमिट ए टू बी प्रूव, पहले या तो ए प्रूव कर दो या बी सी डी प्रूव कर दो। अब ये दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट थे, 140 भी और 141 भी, सही है। अब आता है 142, ये सेक्शंस भी याद करने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ चीज़। अब ये बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन कैसे? द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। अब ये ना अभी मैं जब DGS का PYQ देख रही थी उसमें ये तीनों पूछे गए हैं, ये तीनों जो डेफिनेशन पूछी गई है 5 मार्क्स में पूछी गई है। अब देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया था कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और तीनों का मिला के 5 नंबर का, ठीक है। अब ये है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जो बुलाता है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना प्रोसिक्यूशन है या डिफेंस है, जो बुला रहे हैं, ठीक है। मैं बुला रही हूँ अपने विटनेस को, मैं चाहे प्रोसिक्यूशन में हूँ या डिफेंस में, ठीक है, तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ ही होगा। कन्फ्यूज़न हो जाती है ना कई बार ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन में और एग्जामिनेशन में, इसलिए क्लैरिफाई कर रही हूँ। अब है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। अगर अपोजिट पार्टी करती है एग्जामिनेशन यानी क्वेश्चन पूछती है तो इट शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब मैं आंसर लिख रही थी तो मैंने ये वर्ड यूज़ ही नहीं किया, सब्सिक्वेंट बाय टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन। अब अगर आपको याद नहीं आता है तो आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा लीगल लैंग्वेज को लिखना और पढ़ना सीखो, और वो लिखने से ही आएगा। वो कोशिश कर लो आप चाहे रट्टे मारने की, पर वो आएगा लिखने से ही। अब है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर क्या होगा ये अपने अभी इन्होंने सिर्फ बताया है कि एग्जामिनेशन का मतलब, इनका मतलब क्या है, एग्जामिनेशन चीफ क्या होता है, क्रॉस क्या होता है और री एग्जामिनेशन क्या होता है। अब ये बता रहा है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले क्या होगा, सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके पास री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ये तो सबको पता होता है। अब ये कह रहा है नेक्स्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलेवेंट फैक्ट, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टू विच द विटनेस टेस्टिफाई ऑन द एग्जामिनेशन इन चीफ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें ही कन्फाइन हो, पर क्रॉस में क्या होता है आप इधर उधर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। वेरासिटी को चेक करने के लिए या सामने वाले को तोड़ने के लिए या देखने के लिए कि झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, तो इसलिए। नेक्स्ट है री एग्जामिनेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। पर्पज़ ऑफ, ठीक है, पर्पज़ ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये भी आपको खुद से लिखना है। अगर क्रॉस का आया है तो मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन का भी आ सकता है। चीफ का शायद ना आए पर री एग्जामिनेशन का आ सकता है कि वाई री एग्जामिनेशन बोला, तो इसका भी एक बारी आप आंसर ट्राई करना लिखने का, वरना जब मेंस के क्वेश्चन करेंगे तब कर लेंगे, बट ट्राई कर लेना। नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। ये याद रखना आपको, जिसको बुलाया किस लिए गया है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना आपको। तो ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट, नहीं become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross examined until and unless he is called as such witness। जब तक उसे ये नहीं कह के बुलाया गया कि आप विटनेस है, आप कोर्ट में आओ और एज अ विटनेस गवाही दो, तब तक आप एज अ विटनेस नहीं, मतलब कोर्ट आपको विटनेस जो है नहीं बना सकता, ठीक है। आपको बोला है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं आके, तो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करने हैं। विटनेस टू द कैरेक्टर, विटनेस टू द जो करेक्टर है उसका क्रॉस और री एग्जामिनेशन किया जा सकता है, सही है। जहाँ सर्कल कर रखा है, जहाँ हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछे गए हैं, PYQ में, तो देख लेना आप। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है जो, अच्छा ये मेंस में भी आता है, प्री में तो आता ही आता है, उसके अलावा इस पर शॉर्ट नोट आता है, ठीक है, शॉर्ट नोट आता है, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेज जो लीडिंग क्वेश्चन है वो अलाउ कर दिए जाएंगे, किस सिचुएशन में, एग्जामिनेशन चीफ में या क्रॉस में या री एग्जामिनेशन में व्हाटसोएवर। तो पहले देखते हैं कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन को क्या होते हैं, जो सजेस्ट करते हैं आंसर को। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कहूँ कि तुमने कल क्या खाया था, ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा कि अच्छा कल तुमने रोटी सब्जी खाई थी ना, या सब्जी में भी ऐसे बोल दूँ कि कल तुमने दाल खाई थी ना, तो ये क्या हो गया, सजेस्ट कर रहा है सामने वाले को कि तुम्हें यही बोलना है कि मैंने दाल ही खाई थी, ठीक है। तो ये हो गया सजेस्ट, जो आंसर सजेस्ट कर रहा है। तो अगर हम लीगली या किसी केस लॉ के उसमें बोले रेफरेंस में कि एक मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि ये गन कौन सी है, ठीक है, या मैं तुमसे ये बोल रही हूँ कि ये वही गन है ना जिससे A ने B को मारा था, तो
फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया, अच्छा क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि क्या ये लीडिंग क्वेश्चन है या नहीं, ये प्री में पूछा जाता है। चलिए, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग इट विशेज और एक्सपेक्ट टू रिसीव, विश करता है जो मतलब कि यही आंसर मुझे मिले, तो उसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नोट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी। इफ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मान लो मैं क्वेश्चन पूछे जा रही हूँ और एडवर्स पार्टी जो है वो उस पर ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, तो पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसने एक बार भी ऑब्जेक्ट कर दिया कि नहीं ये तो लीडिंग क्वेश्चन है, तो लीड कर रहे हैं अपने एविडेंस को, सॉरी विटनेसेस को, तो यहाँ पे बस खत्म, ठीक है। अब है बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जनरल रूल क्या है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं अलाउड होता। एक्सेप्शन क्या है, परमिशन ऑफ द कोर्ट, सही है। नेक्स्ट है द कोर्ट शेल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू द मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कैसे मतलब क्वेश्चन बनता है इस पर मेंस में, सही है। विच आर इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड। तो ये 3 ही एक्सेप्शन हैं जहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन जो है अलाउ कर दिए जाएंगे पूछना। चौथा तो यही है कोर्ट की परमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस एज, अच्छा सॉरी फोर्थ ये रह गया, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जाम। ये पहले अलग सेक्शन था, अब इसी में मर्ज हो गया, तो मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस में पूछे जा सकते हैं, बिंदास पूछो, कोई ऑब्जेक्शन का सीन ही नहीं है। नेक्स्ट है एविडेंस एज टू द मैटर इन राइटिंग। अब ये क्या कह रहा है, 147 बात करता है। देखो पहले सिंपल बताती हूँ, फिर डायरेक्ट पढ़ेंगे। ये सिंपल कह रहा है कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, आप विटनेस है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या ये जो कोई भी ट्रांजैक्शन है या डिपोजिशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये रिटर्न में है? आप कह रहे हो हाँ है, ठीक है। अगर है और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि उसमें डॉक्यूमेंट में ऐसा सच क्या लिखा हुआ है, तो जो अदर पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो स्टॉप कर देगी। वो कहेगी कि यार सुनो, पहले वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ, ठीक है, और उसका जो कंटेंट है वो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही आप प्रूव करो। ये जो आप ज़बान चला रहे हो ये बंद करो, ठीक है। यानी कि आपकी बोलने की कोई वैल्यू नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप उसे लेकर आओ। और इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आप येस नो में आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कंटेंट को प्रूव करने की बात आई तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो अपने बेस्ट एविडेंस रूल किया था वो वाला, ठीक है। Any witness may be asked while under the examination whether any contract, grant or the disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in the document। क्या वो ऐसा डॉक्यूमेंट में था या नहीं था, ठीक है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट की भी बात हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की भी बात हो सकती है। और अगर वो कहता है इफ़ ही से इट वॉज, कि वो प्रेजेंट था, हाँ वो डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा था, उस डॉक्यूमेंट में वो लाइन जो थी वो लिखा हुआ था उसमें ऐसा। उसके बाद और इफ़ ही इज़ अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट, अब वो स्टेटमेंट देने वाला है एज टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में, विच इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ought टू बी प्रोड्यूस्ड, द एडवर्स पार्टी में ऑब्जेक्ट टू। अब ये प्रोड्यूस तो होनी है, ठीक है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो ऑब्जेक्ट कर सकती है टू सच एविडेंस बीइंग गिवन अंटिल सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, जब तक कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया गया, और अंटिल द फैक्ट हैव बीन प्रूव्ड विच एंटाइटल द पार्टी, यानी कि मेरा खो गया था, जल गया है, दूसरे पार्टी के पोजेशन में है, वो जो सेकेंडरी एविडेंस के अपने पड़े थे, तो अगर वो अलाउ नहीं किया गया तो आपको प्राइमरी एविडेंस उठा के लाने पड़ेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है 147 की। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और चीज़ ऐड हो गई है या मैंने कोई गलती करी है, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट है इस पर, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सही है। चले, एक्सप्लेनेशन, अ विटनेस में गिव ओरल एविडेंस ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द अदर पर्सन अबाउट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ सच स्टेटमेंट आर इन देमसेल्फ रिलेवेंट फैक्ट। तो इसमें यह है कि अगर कोई विटनेस जो है, किसी और ने उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बोला था या उसमें कुछ लिखा हुआ था जिसके बारे में किसी थर्ड पर्सन ने बात करी थी, उसके बारे में एविडेंस दे सकता है, सही है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है, क्वेश्चन इज वेदर ए असोल्टेड बी, सी डिपोजेस दैट ही हर्ड ए सेज टू डी, बी रोट अ लेटर एक्यूजिंग मी ऑफ द थेफ्ट, आई विल बी रिवेंज ऑन हिम, दिस स्टेटमेंट इज रेलिवेंट एज शोइंग एज मोटिव फॉर द असोल्ट एंड द एविडेंस मे बी गिवन ऑफ इट दो नो अदर एविडेंस इज गिवन अबाउट द लेटर। अब ये क्या है, एक्सप्लेनेशन का जो है वो दे दिया इन्होंने इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, पहले की जो स्टेटमेंट है राइटिंग में, वही से ना बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने लिख दिया है वैसे तो रेड विद बी, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है एक है 148, एक है 160, अभी बस ये दोनों पे फोकस करो। तो ये कह रहा है कि 148 कह रहा है कि आप
जो प्रीवियस स्टेटमेंट मैंने आज कोई स्टेटमेंट दी, ठीक है, कुछ टाइम बाद उस स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट जो है आप यूज़ कर रहे हो प्रीवियस स्टेटमेंट, तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन में यूज़ करना 148 के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्राडिक्शन में, यानी कि अच्छा पहले तो तुमने ये बोला था अब तुम ये बोल रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। अब देखो, अ विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन्ड एज टू द प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग एंड द रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीन शोन टू हिम। अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी है आपको। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो सामने वाली पार्टी का, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके उसके आगे पर्चा रखो कि आपने तो ये बोला था। विदाउट आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है, क्योंकि मे भी लिखा है, मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको वो नहीं दिखाओगे, पर आप उससे जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हो, अच्छा ऐसा हुआ था, पहले तो आपने ये बोला था, अब ये आप बोल रहे हो, तो ये क्या है, क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो आप उसे। पर अगर आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हो ना, तो आपको सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, ये देखें आपने पहले ऐसा बोला था, अब आप ऐसा बोल रहे हैं। दोबारा बताती हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है, सामने वाले का हमें क्रेडिट ब्रेक करना होता है ना, उसको ब्रेक करना होता है कि वो स्टेटमेंट बदलता है अपनी, या मतलब कंफ्यूज हो जाता है, क्या कर रहा है वो, तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन में अपना काम है। तो प्रीवियस स्टेटमेंट उसने कोई दी होगी, मान लो कि FIR के टाइम ही दी होगी, मान लो, या इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसने कोई स्टेटमेंट दी थी पुलिस को, पुलिस ने उसे लिख लिया अपनी केस डायरी में, ठीक है, या फिर 161 के बयान हुए थे तब उसने कोई स्टेटमेंट दे दी थी, या 164 के स्टेटमेंट्स में उसने कोई बातें बोली थी, यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो रिटर्न में थी उस टाइम पे, प्रीवियस स्टेटमेंट, उसके ऊपर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो कि यार तुमने पहले तो ऐसा बोला था, अब तुम ऐसा बोल रहे हो। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है आपको उसके सामने पोथा रखने की कि ये देख तूने पढ़ी से कि पहले ऐसा बोला था अब ऐसा बोल रहा है ना। बट अगर आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं भाई तूने तो बोला ही ऐसा था, और उस पॉइंट को आप एज ए कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट उठा रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू गेट दैट राइटिंग, शो हिम टू द विटनेस एंड ब्रिंग हिज अटेंशन कि ये देखो यहाँ तुमने ऐसा बोला था, तो वहाँ पे ये कर सकते हो। आई होप हम क्लियर, इसमें बस इतना ही है। उसके बाद 160 की अगर हम बात करें, साथ ही कर लेते हैं। 160 कह रहा है कि फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस मे बी प्रूव्ड टू कोरोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू द सेम। पहले की स्टेटमेंट कोरोबरेशन के लिए, बस इसमें याद रखना है 160 में कोरोबरेशन और 148 में ये कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि रिटर्न में है, ये है, वो है, बस सिंपल सी बात है, पहले उसने कोई टेस्टिमनी दी थी, वो कोरोबरेट की जा सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये केस है मकसूदन, क्यों है ये मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1983 का केस है। इसमें क्या हुआ कि स्टेटमेंट दी उसने एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कि भाई मैं तो मरने वाला हूँ, स्टेटमेंट मैंने दे दी है। अब फॉर्चुनेटली वो बंदा बच गया है, अब बच गया है तो वो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे कोरोबरेशन के लिए यूज़ हो सकती है, सही है। ये हमारा मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था। उसके अलावा इसमें 2-3 और केसेस है, वो देख लें। हसीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें क्या बोला था, FIR जो है उसको एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट आप कंसीडर कर सकते हो। और एक था राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या था 164 की जो स्टेटमेंट है वो भी एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। प्रीवियस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, फॉर्मर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट उसने पहले दी थी, ठीक है, उसी का यूज़ करना है लेटर स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पे। बस 160 में इतना ही पढ़ना है, बस इन्हें रिलेट करके पढ़ना था, इसलिए मैंने थोड़ा साथ ही पढ़ा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 149 तक आज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। क्या है ये, क्वेश्चन लॉफुल इन द क्रॉस एग्जामिनेशन व्हेन द क्वेश्चन, अच्छा कौन से क्वेश्चन जो हैं वो माने जाएंगे कि ये लॉफुल है क्रॉस एग्जामिनेशन के केस में, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस भी मिलेगा, ठीक है। क्या है, व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन herein before referred to be asked any question which tends to testify his veracity, to discover he is मतलब कौन है ये, and what is his position in life, and to shake his credit by injuring his character, although the answer to such question might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him in penalty or forfeiture। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन से क्वेश्चन लॉफुल है क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना, तो आप 149 देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो भी यही आंसर आएगा, चाहे लिख लो पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका पर्पस भी क्या है, टू टेस्ट द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, टू डिस्कवर who he is and what is his position in life, and to shake his credit by injuring his character,
ठीक है। और इसके अलावा तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हें पहले एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, है ना, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, एक इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, ब्रिंग आउट द ट्रुथ, ठीक है, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। सो टू गेट द ट्रुथ आउट, कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं इन एडिशन टू द क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ। तो कौन से क्वेश्चन है वो, टेस्ट द वेरासिटी और ये सारे, सही है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इन द प्रोसिक्यूशन फॉर दैन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 60, अच्छा जो BNS में है, मतलब ये जो रेप के सेक्शुअल ऑफेंसेज हैं, वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट इज एन इशू, इट शेल नॉट बी परमिसिबल टू एड्यूस एविडेंस और टू पुट क्वेश्चन इन द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम एज टू द जनरल इमोरल कैरेक्टर, ये ठीक है। और द प्रीवियस सेक्शुअल, मतलब ये आप उसकी पिछली लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। करंटली जो बात चल रही है, क्या वहाँ पे कंसेंट थी या नहीं थी, बस उस पर स्टिक रहना आपको। ये नहीं है कि पहले से ये ऐसा करती है, ये वहाँ रहती है, ऐसे रहती है, ये वैसे, कुछ नहीं, सही है। नेक्स्ट 150 है, व्हेन द विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, कब विटनेस को कंपेल किया जा सकता है टू आंसर, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेट्स टू द मैटर रेलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 137 शेल अप्लाई। अब ये नहीं है सिर्फ 150 पढ़ लिया और ख़त्म, 137 दोबारा पढ़ना है। क्या पढ़ा था हमने कि उसे कंपेल तो किया जा सकता है, लेकिन उस मतलब अगर कोई डिस्कवरी होती है या इन अदर सेंस कि अगर वो विटनेस जो है क्रिमिनेट हो सकता है उसकी टेस्टिमनी से, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। और मुझे एक चीज़ और बोलनी थी कि भाई लिखोगे नहीं ना तो तुम नहीं बता पाओगे। जैसे ना मैं अब तो मेरा फिर भी ठीक हो गया, मुझे क्वेश्चन आता है मान लो, है ना, बट मैं जब तक उसे मैंने लिखना नहीं शुरू किया मैं कंफ्यूज रहती थी कि वर्ड कौन सा यूज़ करूँ, कैसे बोलूँ इसे। चलो मान लो एक्सप्लेन भी मैं कर देती हूँ लेमन लैंग्वेज में, मैंने कर दिया, बट जब तुम लिखने बैठोगे ना तो तुम्हें ट्रस्ट यू मी कि तुम्हें ये नहीं समझ आएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन को डिफाइन कैसे करूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए वही लिखना शुरू कर दो, बस इतना ही बोलना था। चलते हैं, बाय।